नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ मंजरी जी हैं। मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, 4 दिन पहले हमने एक वीडियो किया था और वो वीडियो हमने उस दिन किया था जब श्रीलंका दौरे से प्रधानमंत्री तमिलनाडु होते हुए वापस दिल्ली आ रहे। ये वो वीडियो था और इस वीडियो में हमने सवाल उठाया कि अब अन्नामलाई का क्या होगा, जो उस वक़्त तक जब हम ये वीडियो कर रहे थे, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष थे। हमने टाइटल में लिखा, तमिलनाडु में बीजेपी के अन्नामलाई दांव से बन गया स्टालिन के खिलाफ मजबूत गठबंधन। कल 11 तारीख गृहमंत्री अमित शाह जी तमिलनाडु के दौरे पे और जो डेवलपमेंट हुआ वो साफ तौर पर ये था, जो हमने इस वीडियो में कहा वो हुआ। अन्नामलाई अब बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट नहीं है, उनकी जगह नयनार नागेंद्र आ गए हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने शाम को 4:30 के आसपास एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के तीसरे अंतिम पैरे में द बीजेपी विल लिवरेज अन्नामलाई जीज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इन द पार्टीज नेशनल फ्रेमवर्क। मुझे लगता है कि अब मुझे आगे कुछ नहीं कहना चाहिए, आपसे दर्शकों के साथ सुनना चाहिए। जी, क्या कहेंगे? देखिए, अन्नामलाई जी ने ही अपने उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे नायनार जी, उनका नाम सजेस्ट किया है। अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं और ये पहले AIADMK में थे, अभी इधर आए हैं। तो जो एक कोऑर्डिनेशन कल शाम को बना है एनडीए में, AIADMK शामिल हो गई है। तो इसका एक स्मूथ फंक्शनिंग हम आगे देख रहे हैं कि पहले क्या होता था, पिछली बार भी सीटों के बंटवारे में तालमेल में थोड़ी दिक्कत आई थी, परंतु नायनार जी के आ जाने से ये एक चीज स्मूथ हो जाएगी। और जो चीज हमें ध्यान देने वाली है कि हाँ, एक करिश्माई लीडर है अन्नामलाई, पर चुनावी गणित एक अलग चीज होती है और वोट, आपका करिश्माई व्यक्तित्व होना और वोट लेना, ये कभी कभी दो अलग अलग बातें हो जाती है, जो इस केस में हम देख रहे हैं। तो अभी एक स्मूथ पार्टी फंक्शनिंग, एक स्मूथ एनडीए कोऑपरेशन, ये दोनों चीजें मिलकर के आपकी चुनावी गणित को ठीक बैठा लेंगी। इसके अलावा जो इनका आरएसएस विंग है वगैरह, वो सब वहां पर काफी अच्छी तरीके से एक्टिव है। पीएम मोदी ने वो जो तमिल में हस्ताक्षर करने वाली बात कही थी, उससे उन्होंने चुनावी स्टेज सेट कर दिया है। भाषावाद, क्षेत्रवाद को लेकर के स्टालिन नहीं जीत सकते। और इधर क्या है, स्टालिन के जो बेटे हैं उनकी 1-2 मूवीज आ गई हैं। हम जानते हैं कि मूवीज के लिए तमिलनाडु बहुत सेंसिटिव है। पास में भी जो करुणानिधि वगैरह थे, ये सब हीरो थे, जयललिता हीरोइन थी, तो कल्ट फिगर माना जाता है और उनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसलिए जो है जोसेफ विजय ने भी अपनी पार्टी बनाई है ताकि अपनी हीरो की छवि को भुना सके। लेकिन असली हीरो हमारे अन्नामलाई हैं, जिन्होंने एक कन्या के स्वाभिमान के लिए अपने आप को सजा दी थी। और विश्वास कीजिए, ये जब सत्ता में आएंगे तो उन सारे केसेस को बहुत गहराई से देखेंगे, क्योंकि खुद भी आईपीएस रह चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट, इन सबकी गहरी और अच्छी समझ रखते हैं। इस चीज में सिद्धार्थ प्रवीण है, मैं कहूंगी। तो एक अच्छा राज्य, क्लीन लीडरशिप और वो सारी चीजें हम तमिलनाडु में स्टैब्लिश होते हुए देख रहे हैं। जो एक मोडस है वो वही है जो पहले हमारा कश्मीर में दिखा था, जब हमने पीडीपी से तालमेल किया था। क्योंकि कुछ लोग इसमें भी भड़क जाएंगे कि आपने AIADMK से क्यों तालमेल किया, ये उनके नेता हैं, ऐसे हैं, वो है। तो उस सबका जवाब ये है कि जब पूर्व में हमने कश्मीर की राजनीति को समझने के लिए पीडीपी से गठबंधन किया था, तो सबसे ज्यादा दुखी भाजपा का वोटर था। जब ये गठबंधन को तोड़ करके सरकार गिराई थी, भाजपा का वोटर सबसे ज्यादा सुखी था कि हमारी सरकार गिर गई।
लेकिन आज जहां कश्मीर है वो आप देख रहे हैं, यही पूरा फॉर्मूला उठा के तमिलनाडु में लगाया जा रहा है। ये जान लीजिए, बिना सत्ता में आए आप कुछ भी सुधार नहीं सकते, विपक्ष में रह के आंदोलन करने के अलावा आपके पास कोई अधिकार नहीं होता। तो येन केन प्रकारेण, वो कहते हैं ना, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर किसे कहते हैं? जिसने युद्ध को जीता हो। तो आप इस चुनावी युद्ध को जीत करके जब सत्ता में आएंगे, उसके बाद जो परिवर्तन करेंगे वो शाश्वत होगा और उससे आगे चलेगी। तो इस समय अपराध तो एक है और कन्वर्जन दूसरा, दो समस्याओं से तमिलनाडु भयंकर रूप से त्रस्त है। और जैसे जैसे आप ये साउथ में इनरोड्स बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो है पूरा चुनावी गणित पूरे भारत का सेट होता जाएगा। जो कॉर्नर्स ऑफ इंडिया थे वो विदेशियों के लिए छोड़ दिए गए थे, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, यूनाइटेड आंध्रा की बात कर रही हूँ, उधर सेवन सिस्टर्स, उधर कश्मीर, पंजाब, ये छोड़ दिया गया था। इधर कोई ज्यादा ध्यान नहीं था, जो करो सो ठीक है, अगर हमको वोट दे दे तो अच्छी बात है, बस। तो अब वहां पर जो है, जो गणित सेट किया जा रहा है वो सिंपल इतना है कि आप चर्चेस के कन्वर्जन से हिंदुओं को बचाएंगे। आपको याद होगा दिवाली पे शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई थी, ये हालत है। अभी भी स्टालिन के बेटे कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या गंदे टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो मंदिरें आपको वापस मिलेंगे, मंदिरों में चढ़ने वाला धन आपको आपके धर्म को पोषित, आपके लोगों को संरक्षित करने का काम करेगा और इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो सुशासन लाने के लिए इस गठबंधन की महती आवश्यकता थी, जो फाइनली हो गया। जी बिल्कुल, ये गठबंधन नहीं था तो क्या घाटा हुआ बीजेपी को, ये साफ तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव दिखाता है। ये भी सही बात है कि अन्नामलाई ने उस भारतीय जनता पार्टी को, जब वो 2019 में उन्होंने वीआरएस लिया और 2020 में जब उन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी, तो उसके ठीक पहले 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर केवल 7.8% था तमिलनाडु में। अन्नामलाई ने न सिर्फ खड़ा किया बल्कि वोट शेयर भी बढ़ाया और कांग्रेस को क्रॉस कर गई। कांग्रेस 10% 2024 के लोकसभा चुनाव में और बीजेपी 11.8 या 6%, जहां तक मैं कंफर्म हूं, सॉरी 12% तो ये तो साफ तौर पर दिखाता है कि संगठन को खड़ा करना, देखिए सरकार में मंत्री बन के कोई भी सरकार चला लेता है बड़े आराम से, लेकिन संगठन को खड़ा करना, वो भी केवल 20 में आप ज्वाइन करते हैं और आप 24 यानी 3 सालों में, आप कहिए तो 21 में उन्होंने काम करना शुरू किया और 3-1 साल के भीतर भीतर उन्होंने इतना बड़ा एक जंप दिलाया बीजेपी को कांग्रेस से आगे, जो बीजेपी तमिलनाडु में कभी नहीं थी। संगठन का कौशल और अमित शाह जी का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि संगठन में जो इनका मैनेजमेंट करने का तरीका है, क्या अब इनकी राष्ट्रीय संगठन में भूमिका। और इसमें मैं एक छोटी सी चीज जो बीजेपी पार्टी संगठन में दिखाई दे रही है, एक तो नेशनल प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वहां, या कहीं और, या मोदी के कैबिनेट में अन्नामलाई। फिर हम वापस आ जाएंगे तमिलनाडु की राजनीति पे और इस गठबंधन जो हुआ है उस पे। जरा इस पे पहले देख लेते हैं कि अन्नामलाई चेन्नई से कहां निकलेंगे, बीजेपी कार्यालय दिल्ली या मोदी कैबिनेट, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से वो गलती इनको नहीं करनी चाहिए। यहाँ तेलंगाना में एक एग्जाम्पल मिलता है हमको। तेलंगाना से इन्होंने बंगारू लक्ष्मण को बुला लिया था, बांदी संजय को बुला लिया। दोनों बार इन दोनों नेताओं को बुलाने के बाद तमिलनाडु बीजेपी की हालत जो है बिखरे हुए चावल की तरीके से हो गई। उसके बाद फिर खिचड़ी भी नहीं बन पाई। अगर इस बार भी अन्नामलाई को ये केंद्र में बुला लेते हैं तो तमिलनाडु के इलेक्शन को थाली में सजा करके ये डीएमके को देंगे। सब बीजेपी यूनिट एक बार बहुत बुरी तरीके से फिर से बिगड़ जाएगी। इसलिए अगर समझदारी रखेंगे तो तमिलनाडु से अन्नामलाई को नहीं हटाएंगे। कुछ लालची नेता, कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं जिससे जो है, जो आपको ये करने के लिए मजबूर करेंगे। और अक्सर आप देखें, योगी मोदी में लड़ाई हो गई, आरएसएस बीजेपी में लड़ाई हो गई, ये सब फेंके जाते हैं कि इसमें बेटा फंस गए तो तुम्हारा बेड़ा गर्क। कभी राहुल गांधी भी कह रहे थे क्रॉस टैरिफ रिपेयर लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको उस्काती हैं कि आप गलती करें।
अरे भाई, पार्टी अगर प्रेसिडेंट के पद से वो हट गए हैं तो उसका ये मतलब थोड़े कि अब तमिलनाडु की राजनीति में उनकी भूमिका शून्य हो गई, उनको क्रेडिट दे दिया गया, अब उन्हें केंद्र में बुला लिया जाए। वो सीएम फेस थे और मेरे ख्याल से वो सीएम फेस रहने चाहिए। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एक को दे दिया, आप चुनावी पर दूसरी तरह से फोकस कीजिए, अपना चुनाव जीतिए, आसपास के 2-4 लोगों को और जिताइए और उसके बाद सरकार बनाने के लिए मजबूती से आइए। क्योंकि सारे काम एक आदमी को दे दिए जाएं, अपना चुनाव भी देखना है, पूरे प्रदेश का चुनाव भी देखना है, उसके बाद लोगों से भी मिलना है, ठीक है। जितना आप डिसेंट्रलाइज करेंगे थोड़ा कभी कभी फायदा होता है। और इस समय हम देख रहे हैं कि अकेले कैंडिडेट थे नारायणन जी, तो अकेले मतलब कोई ऑपोजिशन नहीं है, पार्टी में कोई दो फेस नहीं है, चुनाव का कोई हाल नहीं, पूरी पार्टी संगठित होकर के एक धारा एक दिशा में चल रही है। ये बड़ी जी मुश्किल बात होती है, क्योंकि समय समय पे सबके पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं, कोई किसी को वो कर देता है। इलेक्शन होने का मतलब है एक एक तरीके से, ठीक है, लोकतंत्र है, ओके फाइन, मैं मानती हूँ, लेकिन दो पॉलिटिकल हेड्स हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या साबित किया, एक ही पॉलिटिकल हेड है और पूरी पार्टी की धारा दिशा एक है। ये बहुत रेयर केस में दिखता है, और एक व्यक्ति जो इस रेयरिटी को हासिल कर दे उसको आप उठा लेंगे, तो ये तो कुल्हाड़ी पे पैर दे के मारना हुआ ना। कुल्हाड़ी नहीं आ रही आपके पास, आप कुल्हाड़ी गए, ढंग से रखी और उस पर पैर दे मारा ताकि खून निकले। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। अन्नामलाई जी की जगह अभी तमिलनाडु में है। फिर देखिए, एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के बेहतरीन नेता है, अगर उनको सीएम बनने का 2-4 बार का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो केंद्र के लिए एक बड़ी और अच्छी भूमिका में आएंगे। तो केवल उठा करके केंद्र में बुला लेना कभी कभी आंसर नहीं होता। राज्य संभालिए, आपको सारी चीजें सही करने का, चीजों को कानून के दायरे के अंदर लेके आने का, लोगों का विकास करने का, ये एक्सपीरियंस भी बहुत होता है। केंद्र में आएंगे, आपको एक डिपार्टमेंट पकड़ा दिया जाएगा और आप सीमित हो जाएंगे। जब राज्य में मुख्यमंत्री कोई बनता है तो बहुत सारी ट्रेनिंग होती है और हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होती है। और काफी लोग साउथ के अन्नामलाई जी को प्राइम मिनिस्टेरियल फ्यूचर कैंडिडेट देख रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और तमिलनाडु जैसे एक राज्य को संभाल लेने के बाद उनकी दावेदारी और प्रबल हो जाएगी। और बीजेपी, जिसके बारे में कहा जाता था मोदी सेकेंड लाइन ऑफ कमांड खड़े नहीं होने देते, बिल्कुल गलत बात है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन ऑफ कमांड भी तैयार करके चल रही है। तो मेरे जी ख्याल से भविष्य के लिए यही है। अन्नामलाई जी तमिलनाडु में ही रहेंगे, वहां पे अभी जब राज्य में चुनाव होंगे, आई होप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो बीजेपी का और वो मुख्यमंत्री बने। जी ठीक, बिल्कुल। एक तरफ अब जरा सा इस पे बात कर लेते हैं कि एआईएडीएमके के साथ जो गठबंधन टूट गया लोकसभा चुनाव में, उसका घाटा साफ तौर पर दिखाई दिया। अन्नामलाई और पलानी स्वामी जो कि एआईएडीएमके यानी जयललिता की पार्टी, अभी जो नए स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के बने हैं नयनार, ये वहीं से निकल के आए हैं। जो पलानी स्वामी को सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था और जिसकी वजह से गठबंधन टूटा, मैं आपको बता रहा हूं। अन्नामलाई एक ही क्षेत्र से आते हैं, उन्हीं के, पलानी स्वामी के उसी समुदाय से आते हैं। और एआईएडीएमके ने जैसे ही इनको एंट्री दी और बढ़ाया, और आपने देखा गठबंधन टूट गया। अब ऐसे में अमित शाह के जो ट्वीट है उसका तीसरा पैरा मैंने दिखाया, वहां उन्होंने सरकार की तो बात ही नहीं की। ये तो बदमाशी मेरी थी जो मैंने आपको पूछा था कि मोदी कैबिनेट। अमित शाह जी का ये ट्वीट अगर आप देखें मंजरी जी, तो ये ट्वीट सीधे सीधे बताता है, तीसरा पैरा, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं नहीं ये कहता कि नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी बहुत उस मामले में बहुत कम अनुभव है अन्नामलाई का, लेकिन संगठन में और बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जिसमें से एक पार्टी महासचिव भी होता है, बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अन्नामलाई को की भूमिका स्टेट प्रेसिडेंट से हटा के क्या अब ये सीधे सीधे तौर पर एक मजबूत ऑप्शन तमिलनाडु में गठबंधन के तौर पर स्टालिन के सामने आ गया है। और यही वजह है कि अनाप शनाप आए बाएं साएं हो गई है पूरी स्टालिन की गैंग। कैसे देखती हैं आप ये दोनों चीजों को?
देखिए, अन्नामलाई क्या, अन्ना स्टालिन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो एक तेजी से एक पब्लिक फिगर बन के निकले हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, उसमें संगठन को खड़ा करना है, उसको चलाना, और वो स्किल अन्नामलाई ने बहुत खूबसूरती से दिखाई है। लेकिन आप इस चीज को देखिए, कभी कभी पॉलिटिकल गुगली फेंकी जाती है। 240 पॉलिटिकल गुगली थी, जानबूझ के गठबंधन तोड़ा गया था, क्रॉस पार्टी लाइन, जितने फ्रेमवर्क अभी इस समय सेंटर में चल रहा है, जितने नए फ्रेमवर्क तैयार किए जा रहे हैं भविष्य के भारत के लिए, उसके लिए जरूरी है अक्रॉस पार्टी लाइन आपको वोट मिले, और जब आपको वो वोट चाहिए तो आपको सीटें देनी पड़ेंगी। 240 स्ट्रेटेजिक डिफीट थी, मैं बार बार कहती हूँ, सोची समझी हार। आपको इसका पैरेलल मादुरो और वेनेजुएला में मिलेगा। जब मादुरो वहां के प्रेसिडेंट बन गए वेनेजुएला के री इलेक्शन में, तो यूएसए ने वहां उस देश को दंगे फसाद में झोंक दिया था, यूएसएआईडी ने। वो चीज भारत की ना हो, तरक्की करता भारत जल ना उठे, इसलिए सीटें गिफ्ट की गई थी। और इस वो से किया गया था कि हम जो सीट तुमको दे रहे हैं जीतने के लिए, उस पे अगर तुम चुनाव जीतोगे तो हमारा साथ दोगे। और ये आज आप डिफरेंट बिलों में देख रहे हैं, हो हंगामा कुछ भी हो, लेकिन सारे बिल आपके साथ पास होंगे। और वो जो हेजेमनी कांग्रेस की भारतीय उस पे राजनीति पे थी, वो टूटती नजर आ रही है। वो कानून जो भारतीय राजनीति को जकड़े हुए थे, भारत के भविष्य को, वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बिल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो समझिए इस बात को, ये सारी चीजें इंजीनियर की गई हैं। आप इस समय बहुत कुछ जो है ये लोग इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि तमिलनाडु में तो इन्होंने भी जो है अमित शाह ने भी एक गुगली फेंकी है, लपक लोगे तो हार जाओगे, वरना दहशत में जीते रहोगे। हर चीज राजनीति में सही सही शुरू से बता दें तो फिर राजनीति किस बात की, यहाँ झूठ का बिल्कुल चलन आम बात है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स में कहा भी तो जाता है कि पॉलिटिक्स की असली बात दो लाइनों के बीच में लिखी होती है, जो खाली जगह होती है। अब उसको पढ़ने की कवायद चाहिए। लेकिन जो हमने अपने पिछले वीडियो में 4 दिन पहले जो डिस्कस किया कि स्टालिन के खिलाफ यानी डीएमके के खिलाफ एक मजबूत ऑप्शन गठबंधन का वो खड़ा हो गया, और कल ये हैपनिंग भी हो गई। बहरहाल आगे आने वाले कुछ दिनों में अन्नामलाई की भूमिका क्या होगी, अमित शाह जी के ट्वीट के उस तीसरे पैरे के मायने क्या हैं, संकेत क्या हैं, ये सारा कुछ निकल के आएगा। लेकिन इसे कहते हैं अन्नामलाई की तरफ से, अब अगर देख लीजिए एक पार्टी विद डिफरेंस देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को, तो अन्नामलाई जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि तमिलनाडु से उन्हें क्यों शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, या ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है, तो आप सोचें कि पार्टी बड़ी और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग हो जाती है। जहां जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत, वहां भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति का उपयोग करती है और सफल रहती है निश्चित तौर पर। आगे आने वाले दिनों में फिर से तमिलनाडु में क्या होगा, 4 दिन पहले भी सबसे पहली बार ये दृश्य हम लेके आए थे। आज हम अपने ही उस 4 दिन के वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी तमिलनाडु पर इसी तरह से आपसे बात होगी। दर्शकों, उम्मीद है कि मंजरी जी के साथ ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट जरूर लिखिए, बताइए, और हाँ, बड़े संकोच के साथ कभी कभी कहता हूं, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, और अपने इष्ट मित्रों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और दर्शकों, इसी के साथ मुझे और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।